हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं। और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए और जनरल कंपटीशन के लिए भी, जहां भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, जनरल में जैसे कि PSSC के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, इंटर लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर बिहार दरोगा के जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये इंडियन पॉलिटी का PYQ है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से क्या कथन राज्यपाल के संबंध में है वो देखना है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म से नहीं, नागरिक तो होना चाहिए, भारत का नागरिक, लेकिन जन्म से नहीं। ठीक है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए राज्य के राज्यपाल के लिए, तो सही है, दूसरा सही हो गया। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये चौथा सही हो गया। दूसरा और चौथा सही हो गया, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो चौथा आंसर ये डी आंसर हो गया। 2 और 4 देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से समझ आएगा। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, जन मतलब भारत, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना ऐसा अनिवार्य नहीं है। वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, ये 2 अर्हताएं हैं राज्यपाल के लिए। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह प्रावधान भी किया गया कि राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चुनना है कि कौन से सही हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो ये सही है। ठीक है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले, ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, तो नहीं, ये गलत हो गया। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, तो ये सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, तो सही है। और चौथा क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो ये सही है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 सही हो गया, तो बी आंसर हो जाएगा। दूसरा सही नहीं है। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है राज्यपाल के लिए, ध्यान रखेंगे। तो बी आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है,
राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। ध्यान रखेंगे 159 में दिया गया है अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। ध्यान रखेंगे, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं उपलब्ध हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो मतलब कि उच्च न्यायालय में जो उपलब्ध होंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो दिलवाएंगे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल रहते हैं। अगर वो चाहे राष्ट्रपति तब हटा सकते हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। सही नहीं पूछ रहा था, तो डी सही नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ आएगा। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अन्य प्रश्नगत कथन सत्य हैं, लेकिन डी सत्य नहीं है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो नियुक्त किया जा सकता है एक से अधिक राज्यों में। तो ये गलत हो गया, पहला ये गलत हो गया। ठीक है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये गलत हो गया। ठीक है, न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। ए और बी दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रतिक्रिया ये अधिकथित नहीं है। तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो ये सही हो गया। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ठीक है, यही सही है, सी सही है, सी आंसर हो जाएगा। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो ये भी गलत है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसे और अच्छा समझ आएगा। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156(1) में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 153 एक ही व्यक्ति को 153 के अनुसार क्या है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने का है इसमें। और अनुच्छेद 217(1) में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं। ध्यान रखेंगे इसको। और अनुच्छेद 239 क
5 के अनुसार क्या है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, जो अनुच्छेद 239 क के खंड 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो क्या इनमें से विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति को ये निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, तो ये सही है। ये विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल के पास कि रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, तो पहला सही हो गया। और मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना। और तीसरा है राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की। और ये मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद जैसा या मुख्यमंत्री जैसा सलाह देगा, जिसको मंत्री बनाने के लिए बोलेगा तो उसी को बनाया जाता है। ये विवेकाधीन शक्तियां नहीं है मंत्रियों की नियुक्ति करना। लेकिन पहला है और तीसरा है। और चौथा देखते हैं, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो ये भी नहीं है। ठीक है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ये विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से पता चलेगा। संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजी गई राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाए जा सकने की रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, अतः यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। और संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य विधानमंडल की सलाह के बिना करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य विधानमंडल की सलाह के बिना करता है। और संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य के सुचारू रूप से संचालन और इस हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। ठीक है, राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य के सुचारू रूप से संचालन और इस हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बी आंसर सही है। ठीक है, एक और तीसरा सही है विकल्प, मतलब कि बी आंसर सही है, एक और तीसरा सही है। ठीक है, सही उत्तर चुनना था विवेकाधीन शक्तियां के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन
होना आवश्यक है तो राज्य की विधायिका द्वारा, ठीक है, जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, किसके द्वारा, तो राज्य की विधायिका द्वारा। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 213 2 क के तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का विधायिका के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। मतलब सत्र बुलाया जाता है तो 6 सप्ताह की अवधि में उसको पारित किया जाना चाहिए जो अध्यादेश लाया गया है, नहीं तो फिर वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं कैसे? देखिए, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है, उस पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही पद पर रहते हैं, तो ये भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित है, तो उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों सही हो गया, तो डी आंसर हो जाएगा, सभी चारों सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 1 में कथन 3, अनुच्छेद 155 में कथन 1, अनुच्छेद 156 में कथन 2, अनुच्छेद 156 3 में कथन 4 सन्निहित है। इस प्रकार दिए गए चारों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अनुच्छेद 156 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, अनुच्छेद 156 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुसार किसके अनुसार होती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है, सी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत होती है राज्यपाल की नियुक्ति, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये सही नहीं है। राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है राज्यपाल, तो सही है, राज्यपाल विधायिका का अंग होता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, तो ये सही बात है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल नहीं करते हैं, तो ये सही है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, तो ये भी सही है। राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं आपातकालीन शक्तियां, तो ये भी सही है। लेकिन बी सही नहीं है, ठीक है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ऐसा नहीं है। राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा और चीज़ें दिमाग में छपती चली जाएंगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन से और आसपास से की क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपसे हो जाएंगे। राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं है।
इस प्रकार कथन ए, सी और डी सत्य है। वस्तुतः अनुच्छेद 61 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों पर किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल निलंबन, परिहार या लघुकरण अथवा क्षमा कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को वह क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान रखेंगे, राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो सही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उसे राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो ये भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, आर ए की व्याख्या सही नहीं करता, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों कथन सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, प्रश्नगत कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो कैसे दिए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं राज्यपाल के वेतन और भत्ते। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं संचित निधि स्टेट के, मतलब कि राज्य के संचित निधि से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट मतलब कि राज्य की संचित निधि से। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य समस्त व्यय राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं अनुच्छेद 202(3) क के अनुसार। ठीक है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल के बारे में बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल बने रह सकते हैं राष्ट्रपति की इच्छा तक ही। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके विरुद्ध? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है संविधान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए, राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना
या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो राज्यपाल के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं है, हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाया जा सकता है तो गलत हो गया। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्यपाल को उसके पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। हटाया जा सकता है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो गलत हो गया। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि बने रह सकते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पूर्व हटा सकता है। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला के बारे में पूछ रहा है, तो सरोजिनी नायडू थी। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। देखिए, सी आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो वो थी सरोजिनी नायडू थी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी पद्मजा नायडू थी। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पद्मजा नायडू थी। देखिए, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू 1956 से 1967 तक थी, जबकि प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। जबकि प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ, अभी तो चेंज है, हो गए होंगे, चेंज है, मतलब कि ये तो 2014 का ही है। और यहाँ पे प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थी और प्रथम जो राज्यपाल बने थे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। स्मृति में किसकी स्मृति में? तो सरोजिनी नायडू की स्मृति में। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, तो सरोजिनी नायडू की स्मृति में। सी आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था कौन थे? तो रघुकुल तिलक थे। ठीक है, रघुकुल तिलक थे। उस समय का करंट में क्वेश्चन बना होगा। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था, जो राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो राज्य का राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं ऑप्शन। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करते हैं? तो मुख्यमंत्री की करते हैं। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उसकी भी करते हैं, और महान्यायवादी की भी करते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करेंगे, जबकि लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। इस प्रश्न के अंग्रेजी में विकल्प डी में एडवोकेट जनरल है, जिसके हिंदी महाधिवक्ता होती है, ना कि महान्यायवादी। ठीक है, महाधिवक्ता महान्यायवादी तो वो हो जाएंगे ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल इंडिया, उसके राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। एडवोकेट जनरल इंग्लिश में लिखा गया था, इसका महाधिवक्ता होता है, ध्यान रखेंगे। हिंदी में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं राज्य विधानमंडल से। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, चयनित नहीं होता है, नियुक्त होते हैं ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, तो यही गलत हो गया, ए गलत हो गया। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये गलत हो गया। शब्दों का चयन मतलब कि देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे पता चलेगा। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। ठीक है, अतः विकल्प ए में प्रस्तुत कथन सही नहीं है, अन्य प्रश्नगत कथन सही है। देखिए, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, चयनित नहीं नियुक्त होता है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, तो ये सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। ये सही नहीं है, तो ये ही आंसर हो जाएगा, सही नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है राज्यों की विधायिका में? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो चौथा आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा। ठीक है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व होता है। डी आंसर होगा चौथा। देखिए, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है क्या क्या? अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में
भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? तो कौन होता है उच्च सदन? विधान पालिका परिषद होता है। विधान परिषद भी बोलते हैं इसको। विधान पालिका परिषद जो होता है उच्च सदन होता है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद मतलब विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है। विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद या विधान पालिका परिषद उच्च सदन होता है। ये आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधान मंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। ठीक है, विधान पालिका परिषद या विधान परिषद बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक रोक सकता है। विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक रोक सकता है। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकता है। धन विधेयकों को विधान परिषद 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। ठीक है, धन विधेयक को विधान परिषद को 14 दिन के अवधि के भीतर ही लौटाना होता है। और ऐसे जो साधारण विधेयक होते हैं तो पहली बार में 3 माह तक रोक सकता है और दूसरी बार अगर विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकता है विधान परिषद। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? तो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है मनी बिल या धन विधेयक। राज्यसभा में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? तो केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। राज्य में धन विधेयक मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत अनुच्छेद 199(1) के भाग ए से एफ तक के प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में रखा गया है। ठीक है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में रखा गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अपवाद जम्मू कश्मीर में सदस्य संख्या 36 है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में ही विधान परिषद है। अब केवल 6 राज्यों में ही है ना। जम्मू कश्मीर तो अब यूटी बना दिया गया है और यहाँ पे अब विधान परिषद भी नहीं है, सिर्फ विधानसभा ही है। ठीक है,
जम्मू कश्मीर और जो 2019 में पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके 2 यूटी मतलब संघ शासित क्षेत्र में बदल दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब वहाँ पे अब सिर्फ जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और लद्दाख में विधानसभा नहीं है और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद भी अब नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ कितने 6 राज्यों में हो गए ना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ही अब होंगे विधान परिषद, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो और भी आप लोग के लिए ला सकूं और भी सब्जेक्ट का भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।